नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है फॉर एनसीईआरटी का परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थों का अस्तित्व। हमने पढ़ा था परमाणु क्या सबसे छोटा कण है, अविभाज्य कण है। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है। पहली बात तो ये है सही, जिससे कि वे बने होते हैं। यानी परमाणु है तभी पदार्थ का अस्तित्व है। अब प्रश्न उठता है कि किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग क्यों होता है। यानी एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसका परमाणु अलग है, दूसरे का अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? और जैसा कि डाल्टन ने कहा था, यानी डाल्टन ने कहा अविभाज्य छोटा कण है, क्या ऐसा सच में है? क्या परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता? या इससे भी कुछ, इसमें कुछ पार्टिकल होते हैं जो परमाणु में छोटे होते हैं? इसकी संरचना किस प्रकार की होती है? इस तरह की बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं पदार्थों के आवेशित कण की। तो इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? करती है। ठीक है। और कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा के गुब्बारे के पास लगाए, क्या होता है? इन क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकालते हैं, गुब्बारा उसके चिपक जाता है। निकलते कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, यानी कोई क्रियाकलाप है, बाल से रगड़े कोई कंघी, तो क्या होता है? कागज को क्यों आकर्षित करता है? जैसे एक क्रियाकलाप का ए ले लिया हमने, तो इसमें कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें आवेश आ जाता है। ये आवेश कहां से आता है? इसका उत्तर मिलता है कि जब यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य और आवेशित कणों से बना है। यानी आवेश होता है, परमाणु तो अविभाज्य लेकिन उसमें आवेशित कण जरूर है। परमाणु में उपस्थित या प्रेजेंट आवेशित कण का पता लगाने में कई प्रयोग हुए। अब बात करेंगे 19वीं सदी तक, यानी आवेशित कण होते हैं, इसी कारण वो कागज है ना आकर्षित होता है। 19वीं सदी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन या जे थॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन के संबंध में, यानी पहली बात कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है जिसका थॉमसन ने पता लगाया। इसी तरह गोल्डस्टीन 1886 में इन्होंने कैनोल किरणों की खोज की और यह धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का बराबर किंतु विपरीत था। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इन पर प्लस था। इन्हें प्रोटॉन कहा गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ई से दर्शाया गया। और प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई से। और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है और इसका आवेश +1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, द्रव्यमान नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, और आवेश है -1 होता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने, जो परस्पर आवेशों को बैलेंस करते हैं। इससे यह भी पता लगता है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं, यानी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। प्रोटॉन बीच में होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाती रहती है। इस संरचना आएगी तब हम इसमें देखेंगे। परमाणु की संरचना की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं परमाणु की संरचना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो तो गलत साबित हो गया। तो अब परमाणु सिद्धांत दिए गए, तो पहला है टॉमसन या थॉमसन का परमाणु मॉडल। और उन्होंने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस में लगे सूखे मेवों की तरह, या तरबूज का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार हम क्या है कि एक धनावेशित गोला है, ठीक है ना, परमाणु धनावेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह, ठीक है ना। तो परमाणु क्या है? धनावेशित गोला, और इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की तरह है, जैसे तरबूज में होते हैं ना बीज, उस तरह इसमें स्थित होते हैं। और थॉमसन ने क्या प्रस्तावित किया? परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, आता है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यानी कुल चार्ज है इन पर 0 होगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो कर दी थॉमसन ने, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के कारण इस मॉडल को समझाया नहीं जा सका। इसको हम आगे देखेंगे। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल।
रदरफोर्ड ये जानने का इच्छुक था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। थॉमसन ने तो कह दिया ऐसे होते हैं तरबूज के बीज की तरह, लेकिन ये अपनी तरफ से जानने की कोशिश की कैसा होता है। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे एल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी, यानी 1000 महीन महीन परमाणु है, उनसे जो मोटाई बनती है उनके बराबर थी सोने की पन्नी। एल्फा कण होते हैं ना, एल्फा पार्टिकल, वो द्विआवेशित है ना, दो चार्ज होता है, उन पर हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित कण है। चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन एल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है और ये धनावेशित होते हैं। यह अनुमान लगाया गया कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए इन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, यानी विक्षेपित नहीं होंगे इनसे, क्योंकि ये भारी है इनसे। प्रोटॉन से भारी अल्फा कण इसलिए विक्षेपित नहीं होंगे, ऐसा क्या रदरफोर्ड ने सोचा, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। तो इसमें क्या हुआ कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। बहुत छोटा कोण आए, हल्के कोण पर मुड़ गए वापस। आश्चर्यजनक रूप से 12,000 में से एक कोई कण अल्फा कण वापस आया ना, 180 डिग्री पर आ गया उसी मार्ग पर। जैसे ये दर्शा रखा है, सोने की पन्नी है और ये अल्फा कण सीधे निकल गए। कुछ है जो कम कोण पर विक्षेपित हुए जैसे यहाँ पर, और कुछ है जो अपने मार्ग पर 12,000 में से एक कण वापस लौट कर आ गया और अधिकतर कण निकल गए सोने की पन्नी में से। इस प्रयोग से रदरफोर्ड निष्कर्ष को समझेंगे इसके लिए, जैसे कि ये खुला मैदान है, बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए दीवार के सामने खड़ा है, यानी कोई खुला मैदान है, इस पर एक दीवार है और बच्चा आंख बंद करके दीवार की साइड खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को है, दीवार की साइड वो पत्थर फेंकता है। प्रत्येक पत्थर होता है दीवार से टकराने के साथ एक आवाज सुनेगा, यानी एक दीवार है जिसकी तरफ बच्चा आंख बंद करके खड़ा है, दीवार टकराएगा पत्थर दीवार के, तो वो आवाज करेगा। अगर इसे बार बार दोहराएगा तो 10 बार आवाज सुनेगा। 10 बार दोहराएगा, जितनी बार पत्थर मारेगा उतनी बार आवाज आएगी। लेकिन जब बंद आंख किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई है ना, एक तारबंदी की हुई दीवार है, उस पर फेंकेगा तो आवाज नहीं आएगी, कुछ बार आएगी कुछ बार नहीं आएगी, क्योंकि बीच में गैप है, इसलिए वो पत्थर निकल जाएगा। एक बात ये मॉडल समझाना चाह रहा है कि इसी तरह परमाणु में बहुत सारे खाली स्थान है जिसके बीच से पत्थर निकल जाते हैं, उसी तरह ये अल्फा कण निकल गए। इसी तरह के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाले, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है ना, खोखला है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल गए और बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिसे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है ना। कुछ कण विक्षेपित हुए है ना धनावेशित, यानी प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अल्फा कण पर प्लस चार्ज था, प्रोटॉन पर भी प्लस चार्ज होता है, तो कुछ कण विक्षेपित हुए। इसका मतलब है बहुत कम जगह पर प्रोटॉन स्थित है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए ना, जिस मार्ग पर आए उसी मार्ग पर वापस लौट आए 12,000 में से कोई एक कण। जिससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यह कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में, सोने के परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है और धनावेशित भाग है प्लस चार्ज और पूरा द्रव्यमान है बहुत छोटे भाग में स्थित है, क्योंकि एक ही कण वापस 180 डिग्री पर घूम कर आया। इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। यानी नाभिक की जो त्रिज्या है, जैसे ये परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होगा, तो ये कितनी छोटी है? 10⁵ गुना। और जो मॉडल प्रस्तुत किया इन निष्कर्षों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वो इस प्रकार है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, यानी परमाणु का जो केंद्र है, सेंटर, वो प्लस चार्ज होता है, जिसे नाभिक कहा गया। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, जितना द्रव्यमान होता है वो इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसमें द्रव्यमान बहुत, पूरा लगभग 99% द्रव्यमान इसमें आ गया, लेकिन इसका आकार बहुत ही छोटा होता है।
अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते समय इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कण से ऊर्जा विकिरण होगा। इस स्थायी कक्ष में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से, यानी कि एक लगातार कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक में, ठीक है, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और धीरे धीरे क्या कि नाभिक से टकरा जाएगा घूमता हुआ, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम हो रही है और नाभिक से आकर्षित होकर, नाभिक पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, तो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था। ऐसा इसका जवाब है कि रदरफोर्ड नहीं दे पाया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा प्रोटॉन के अंदर तो फिर तो परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, तो इसका आंसर है रदरफोर्ड नहीं दे पाया। अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के ऊपर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर है उसने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और इन जब कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना तो इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ना ही अवशोषण होता है। अतः वो क्या है कि एक जगह घूमता रहता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये नाभिग्रह और 4 ऊर्जा स्तर होते हैं, के एल एम एन। फिर पहली कक्षा है उसको n बराबर 1 कहते हैं, के कक्ष भी कहते हैं। दूसरी n बराबर दूसरी कक्षा को l कक्ष भी कहते हैं, और तीसरे कक्षा को m कक्ष भी कहते हैं, और चौथी कक्षा को n कक्ष कहते हैं। ये कक्षाएं या कोष के एल एम एन या संख्याओं 1 2 3 4 द्वारा दर्शाई गई है। तो इतना ही है रदरफोर्ड मॉडल आपके सिलेबस में। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? जिस पर ना तो प्लस चार्ज होता है ना माइनस होता है, उदासीन है, और इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इसे स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं। और परमाणु का जो द्रव्यमान है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ एटम हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित कैसे होते हैं? ये 2n² के अनुसार होते हैं वितरित। एक कक्षक में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इस सूत्र द्वारा, 2n² द्वारा। जहाँ n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है, n बोर का ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा में n का मान रख लेंगे। n बराबर पहली कक्षा में n का मान 1 रखेंगे तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 1 का मान रखा 1², 1 का 1 हो गया, 2 गुणा 2, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह दूसरी एल कक्ष में कितने रहेंगे? 2 इंटू n का मान रख दिया 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कक्ष या m कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n का मान 3 रख दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 गुणा 3, 3 3 9 और 18, और इसी तरह 4 रख दिया तो चौथे n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। तो n बराबर 1 यानी k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l में कितने होंगे? 8, m में होंगे 18, और लास्ट वाले में कितने होंगे? 32, ठीक है। और सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और किसी परमाणु दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। इसे स्पष्ट कक्षाएं क्रमानुसार भरी जाती है। सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। अब बात करेंगे वैलेंसी। तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या संयोजकता कहलाती है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणु में बाह्यतम यानी जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, कोई क्रिया नहीं करते, और जिनमें 8 नहीं है इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है या ज्यादा, तो वो क्रिया करते हैं दूसरे के साथ। तो अपना अष्टक या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्थायी होने की कोशिश करते हैं और बंद बनाते हैं, ठीक है ना। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते, जैसे कि अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, जिनोन हो गई। ये कुछ की गैसें हैं, रेडोन हो गई। ग्रुप 18 के एलिमेंट शून्य ग्रुप है, वो आते हैं आपके नहीं है, लेकिन जैसे हीलियम, नियोन, आप 1 2 गैसें याद रख सकते हैं। ये रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होती, इनमें क्या कि अष्टक पूर्ण होता है। वैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम में 2
1s2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये स्थायी है क्योंकि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अन्य गैसों में, तो ये क्रिया नहीं करते। और सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता शक्ति अपने समान अन्य तत्व मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 है, इसकी प्रयास करता है कोई भी परमाणु, इसलिए क्रिया करता है, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। ठीक है, तो यही बात इसमें बता रखी है। बाहरी साझेदारी स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक परमाणु के बाह्य कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अतः एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जा सकती है। सोडियम में बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में भी एक है और लिथियम में भी एक है। तो बाह्यतम कोश में लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1, तो बाह्यतम कोश में एक, और ये इनकी संयोजकता कहलाती है। और बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, तो मैग्नीशियम की 2 है और इसकी 3 है, तो इनके बाह्यतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक तरीका यह है कि मान लो कि बाह्यतम कोश में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो 4 संयोजकता कहेंगे, लेकिन 4 से ज्यादा है तो उसे 8 में से घटाएंगे। जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन में बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता कुल 8 से घटेगी और संयोजकता फ्लोरीन की 1 होगी। ठीक है, जैसे ये सारणी दे रखी है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 संयोजकता। हीलियम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बाह्यतम कोश में 1 भी नहीं है, 1s2 पूर्ण है, अतः इसकी संयोजकता 0 है। लिथियम की 1 है, 2 है, 3 है इसकी, बोरोन की, कार्बन की 4 है संयोजकता। और नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या कि 8 में से घटा देंगे, तो इसकी संयोजकता आ जाएगी 3। इसी तरह ऑक्सीजन है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से घटकर इसकी संयोजकता आ जाएगी 2। और नियोन की 0 है क्योंकि उत्कृष्ट गैस है। फ्लोरीन 7 है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से घटेगी 1 आ जाएगी। और नियोन है 8 है, 8 अगर 8 में से घट जाए तो वैसे भी 0 आ जाते हैं, तो इस तरह हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अब है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या है कि किसी एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है, इसे जेड से दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होती है क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी तरह कार्बन के लिए जेड बराबर 6, यानी एक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। हाइड्रोजन के लिए 1 है और कार्बन के लिए 6 है। अब द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है हम देखते हैं। तो एक परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी पीछे हमने बात की थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है द्रव्यमान संख्या। जैसे कि कार्बन का द्रव्यमान 12 U है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन है, 6 + 6 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट है, 13 इसमें प्रोटॉन है और 14 इसमें न्यूट्रॉन है, तो ये जुड़कर 27 हो गए। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। और किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे तत्व का प्रतीक है, जैसे मान लिया कोई X है तो यहाँ पर आ जाएगी परमाणु संख्या और यहाँ पर आ जाएगी द्रव्यमान संख्या। जैसे इधर दर्शा रखा है, उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखेंगे, नाइट्रोजन 7 और 14। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 7 और 14, तो द्रव्यमान संख्या तो होगी यह, परमाणु संख्या होगी 7, 7 ही प्रोटॉन है 7 ही न्यूट्रॉन है इसमें, तो कुल हो गई द्रव्यमान संख्या 14। अब बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं ना। जिनमें परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन की 2 समस्थानिक है, क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37, यहाँ द्रव्यमान संख्या से अलग अलग है और परमाणु संख्या सेम है। परमाणु संख्या 17 17 है, द्रव्यमान संख्या में अंतर आ गया। इसी तरह कार्बन के 2 समस्थानिक है, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, यहाँ पर भी 6 6 परमाणु संख्या सेम है और 14 और 12 द्रव्यमान संख्या अलग है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम जिसे लिखेंगे 1H1, ड्यूट्रियम 1H2 या D से, ट्राइटियम 1H3 या T। ठीक है,
और प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक है जिनका द्रव्यमान है 35U और 37U, तो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाए। तो इसके लिए हम क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल लेंगे, 35 गुणा 75/100, क्योंकि ये 3:1 के अनुपात में होते हैं। 3:1 है ना, ये 75% है और ये 25% है, इसलिए यहाँ 25/100 हो जाएगा। 25/100 का मतलब हुआ 1/4। 3:1 उसी तरह 75/100 गुणा 35 प्लस 37 गुणा 25/100, तो इसको हल कर लेंगे तो 35.5 U आ जाएगा। और किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कोई प्राकृतिक नेचुरल रूप से कोई परमाणु का द्रव्यमान है, जितने भी प्राकृतिक रूप से उसके परमाणु है उसके औसत हो गया ना, 3-4 परमाणु है, उन सबका योग होगा, वही उसका क्या है कि द्रव्यमान होगा। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होगा। लेकिन अगर एक तत्व के समस्थानिक उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी, जैसे कि हमने यहाँ पर की थी। यानी किस अनुपात में वो प्रकृति में पाए जाते हैं, 3:1 में पाए जाते हैं, तो उसी अनुपात के अनुसार उनका मान रख के हमें औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.U है। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे, यानी कि हम क्लोरीन ली थोड़ी सी, उसके अंदर क्लोरीन के दोनों समस्थानिक होंगे और जो औसत द्रव्यमान होगा उसका 35.5 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी दोनों थोड़ी सी क्लोरीन की मात्रा में दोनों समस्थानिक उपस्थित है और उन दोनों का जो औसत आ रहा है ना द्रव्यमान, वो 35.5U है। अब समस्थानिकों के अनुप्रयोग इन एप्लीकेशन क्या क्या है, जैसे यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करते हैं, और घेंगा रोग या गलगंड के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो ये कुछ समस्थानिकों के एप्लीकेशन या उपयोग थे। अब बात करते हैं समभारी क्या होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जिनमें परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान संख्या अलग है, लेकिन अभी की बार क्या है, समभारिक में वो समस्थानिक थे, इनमें क्या है द्रव्यमान संख्या तो सेम रहती है, क्या है द्रव्यमान संख्या सेम रहती है और परमाणु संख्या अलग अलग है, उन्हें क्या है समभारिक कह देंगे। जैसे दो तत्व है कैल्शियम जिनका परमाणु संख्या 20 और परमाणु संख्या 18 है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या सेम है 40। द्रव्यमान संख्या तो 40 सेम है कैल्शियम और किसमें ऑर्गन में, और परमाणु संख्या 18 और 20 है। तो जो है ना द्रव्यमान संख्या सेम है और परमाणु संख्या अलग अलग है, ऐसे तत्वों को क्या कर देंगे हम समभारिक कर देंगे, और कैल्शियम और ऑर्गन के बीच ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका पाठ हो गया। आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, और रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार या प्रकीर्णन से परमाणु के केंद्र की खोज की, और रदरफोर्ड ने का मॉडल था, उसने कहा कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्र होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं और परमाणु की स्थिरता इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी चक्कर किस तरह लगाते हैं उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। नील्स बोर द्वारा बताया गया कि यह सबसे सफल रहा मॉडल। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित रहते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होता है और कम क्रियाशील होगा। और जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की जो एक उदासीन कण होता है, और प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु को कक्षकों को n बराबर 1 2 3 4 या KLMN द्वारा दिखाया जाता है। संयोजकता क्या है, संयोजन शक्ति है, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संख्या अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और बाहरी संयोजकता 4 तक तो हम 4 मानेंगे। उसके बाद अगर बाहरी कोश में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 में से घटा देंगे। और उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम और नियोन, इनकी संयोजकता 0 होती है, ये हमने देखा था।
ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? ऑक्सीजन में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से ये घट जाएंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आ जाएगी 2। ठीक है, तो और समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, इन पर समस्थानिकों में परमाणु संख्या सेम होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और संभारिक वे है जिनमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। तो ये आपका पाठ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।